हेलो बच्चों। कल पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में और उसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए। तो आज फिर से चर्चा कर लेते हैं कि क्या हम लोग ने पिछले कक्षा में तो हम लोग पढ़े थे क्या कि जो यह चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, यह मुख्य रूप से कार्बन के ऊपर फोकस करता है। कार्बन कैसा कंपाउंड है, किस प्रकार से वह बहुत सारा कार्बन कैसा एलिमेंट है, वह किस प्रकार से बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी के लिए हम लोग पिछला जो लेक्चर था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या थोड़ा सा पीछे से जान लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि जो कार्बन होता है यह एक नॉन मेटल होता है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है यह 6 होता है और इसके कारण ही जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 और 4 यानी कि उसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कहते हैं टेट्रा वैलेंसी, यानी कि कार्बन एक टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है। अब 4 इलेक्ट्रॉन होना ही उसके बाहरी सेल में कार्बन के लिए एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वह अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे और 8 इलेक्ट्रॉन रख करके खुद को स्टेबल कर ले, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है और यह अपने बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करना चाहता है। यहीं से हम लोग आज लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो क्या कारण है? यदि उसके बाहरी सेल में, जैसे अभी हम कहें कि कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, यानी उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। अब यह या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तभी क्या हो सकता है कि इसके बाहरी सेल में यदि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 8 हो जाएगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके पास 2 हो जाएगा। इसी के ऊपर हम लोग लिखे हैं, जरा इसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना कि क्या लिखा हुआ है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका 2 कारण क्या है? या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। या तो लूज करता है या फिर गेन करता है। अब क्यों करता है उसी के बारे में हम लोग इतना सारा डेरिवेशन देखे, समझे कि नहीं? तो इसको पॉज करके हम हट जा रहे हैं, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो देखो क्या कहते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है, इसलिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा और 6 प्रोटॉन होगा। अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होगा 2 और 4, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यह चाहेगा क्या कि यह खुद को स्टेबल करना चाहेगा। तो स्टेबल करेगा कैसे? तो
स्टेबल करने के लिए क्या होगा, यह 4 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर दे या फिर गेन कर ले। अब डोनेट क्यों करना चाहेगा, जरा समझो कि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो कार्बन है, कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4। यही है। अब देखो, अब क्या है कि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन। अब क्या है कि प्रत्येक प्रोटॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए हुए है। यदि यह अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट करके यह स्टेबल हीलियम के जैसा होना चाहेगा तो यह मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रोटॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए हुए है। तो यदि हम 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो बहुत ही ह्यूज मात्रा में, बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में एनर्जी की जरूरत होगा ताकि उसके सेल से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच सके। तो इतना सारा एनर्जी होता नहीं है, जिसके कारण जो तुम्हारा कार्बन है इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता। अब तो लूज नहीं कर पाता है तो क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेगा? तो देखते हैं। तो कार्बन लूज नहीं किया तो मान लो कि हम कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यह स्टेबल हो जाए तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, देख लो। इसके इनर सेल में 6 प्रोटॉन है और बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझो कि यह 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो गेन करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करो। बाहरी सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। अब प्रोटॉन की संख्या देखो, इसके पास प्रोटॉन की संख्या क्या है, 6 है। अब जहां पे 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा था, क्या अब 6 प्रोटॉन 8 या 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 6 जो प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है। जब होल्ड नहीं कर सकता है तो ये भी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को स्टेबल कर ले। तो हम देख रहे हैं क्या, ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है और ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहा है। तो आखिर करेगा क्या? तो कार्बन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है और शेयर करने के बाद वह एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग क्या सीखे कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसका रीजन यही है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो अल्टीमेटली कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और शेयर करने के बाद कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग देखते हैं इससे आगे कि कार्बन का जो बिहेवियर है किस प्रकार का है। हम लोग अब थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है। देखते हैं बॉन्ड, बॉन्ड का सेंस क्या होता है। बॉन्ड कहने का मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
यह एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एलिमेंट को आपस में कंबाइन किए हुए रहता है। समझे? जैसे हम पहले भी अपने बच्चों को बताते रहे कि जैसे एक शादी के बारे में ही तुम सोच लो। जब शादी होता है किसी का, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया उन दोनों के बीच बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग है कहने का मतलब उनके बीच जो रिश्ता है अच्छा है। क्या वह दिखाई देता है? नहीं, वह एक सोच है। उसी प्रकार बॉन्ड भी है। बॉन्ड भी एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन एलिमेंट को आपस में कनेक्ट यही करता है। जैसे कहीं कहीं देखा होगा कि इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यह बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन को कनेक्ट कर रहा है। क्या वाकई में इसी प्रकार से यह एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या होता है कि इन दोनों एलिमेंट के बीच, इन दोनों कार्बन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाने के लिए हमको इस प्रकार का इंडिकेशन देना पड़ता है। इसीलिए हम इस प्रकार का इंडिकेशन देते हैं ताकि यह समझाया जा सके कि यह दोनों आपस में कनेक्ट है। कनेक्ट किससे है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच लग रहा है, तो उसी को दर्शाने के लिए इस प्रकार का इंडिकेशन दिया जाता है। तो हम लोग बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड क्या है? यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। यह बॉन्ड हम लोग को मुख्य रूप से क्लास 10 में दो प्रकार का पढ़ना है। एक तो हमारा आयोनिक बॉन्ड और दूसरा हम लोग को पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर गेन करते हैं, तो इस प्रकार से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे समझो, मान लो कि सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग को 11 होता है, इसलिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 11 ही प्रोटॉन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो 2 8 1, इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 1। अब जनरली हम लोग उदाहरण लेते हैं NaCl का। अब देखते हैं Cl का। तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 17 ही प्रोटॉन हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। तो 2 8 7, यानी इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। तो करेगा क्या? सोडियम के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और क्लोरीन के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। यह क्या करता है कि क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि एक छोटे एलिमेंट के लिए इतना सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ गेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और जहां तक बात करें हम क्लोरीन का, तो क्लोरीन के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। अब 7 है तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है खुद को स्टेबल करने के लिए, यानी कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो यह क्या करेगा? यह करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा सोडियम से, और खींचने के बाद यह जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा NaCl का। समझे? तो हम लोग समझे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? सिंपल सा, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है या गेन किया जाता है, डोनेट और गेन करने से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और
कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के कारण जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह हमारा कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। थोड़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बन सकते हैं? क्या मेटल मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा? मेटल मेटल के बीच देखते हैं। एक सोडियम ले लो, एक और सोडियम ले लो। अब दोनों के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? एक। क्या यह दोनों स्टेबल हो पाएंगे? स्टेबल कैसे होते हैं? जब उसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है। समझे? जब उसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है तभी इसे स्टेबल माना जाता है। अब यहाँ पे इसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। यदि यह इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी प्रकार, तब पर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होगा, जो कि एक बड़े एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह अपने बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद को स्टेबल कर ले। तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। ना ही इसको यह इलेक्ट्रॉन एक दे देगा तो इसके पास भी 2 हो जाएगा, तो यह भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। यानी मेटल मेटल के बीच कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। यानी एक डोनेट करने वाला होना चाहिए और एक गेन करने वाला। जब एक डोनेट करेगा और एक गेन करेगा तो उस प्रकार से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह आयनिक बॉन्ड होगा। अब क्या नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा? जैसे हम क्लोरीन क्लोरीन के बीच में ही देख लेते हैं। इसके पास बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। अब मान लो कि यह डोनेट कर देता है। डोनेट कर दिया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 ही रह गया। अब जरा समझो कि जब भी हम बात करते हैं किसी बॉन्ड फॉर्मेशन का, और वो भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन में बात जब भाग लेता है तो खुद को स्टेबल करने के लिए, यानी अपने बाहरी शेल में किसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करने के लिए ही वह बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो जरा देखो तो कि कैसे होगा। जब इसके पास एक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जा रहा है, कैपेबल हो जा रहा है स्टेबल होने के लिए, और दूसरा अपना कैपेबिलिटी खो दे रहा है, क्षमता खो दे रहा है कि यह खुद को स्टेबल कर सके। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है ही नहीं। तो हम लोग देखें क्या कि आयनिक बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो मूल रूप से मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बात करें तो मेटल मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। तो किसके बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यह हम लोग को थोड़ा सा बेसिक जानकारी था आयनिक बॉन्ड के बारे में। हालांकि हम एक अलग से चैप्टर बनाए, एक अलग से टॉपिक बनाएंगे हम बॉन्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से कि बॉन्ड आखिर होता क्या है। बॉन्ड का सारा जो वेराइटी है उसको हम इस कंटेंट में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ जानना है क्या कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। समझ गए? तो अब हम लोग चलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पर कि मूल रूप से कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो देख लेते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड formed by sharing of electrons between non-metals, कि ऐसा बॉन्ड
जिसका फॉर्मेशन नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से होता है, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कार्बन ही एक मुख्य उदाहरण है नॉन मेटल का। हम कार्बन को ही एग्जांपल में लेकर के देखते हैं कि कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन के बारे में ही देख लो। कार्बन क्या है? यदि यह CH4 यह एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कैसे जरा समझो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी इसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें। अब क्या है कि कार्बन के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, हाइड्रोजन के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, और यहाँ पे सब खुद को स्टेबल करने के लिए जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी कहीं भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए जो भी एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वह सारे एलिमेंट खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। खुद को स्टेबल करने का मतलब कि खुद के बाहरी सेल में उतना कैपेबल इलेक्ट्रॉन को रख सके। जैसे कार्बन कार्बन अपने बाहरी सेल में थोड़ा सा बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो अपने बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रखना चाहता है। हाइड्रोजन बहुत ही छोटा एलिमेंट है, यह अपने बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही रखकर स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है कार्बन के साथ, और इस प्रकार से यह बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। जरा समझो कि कार्बन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था और प्रत्येक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसका 4 और 1 2 3 4 4 टोटल कार्बन के पास 8 हो गया। हाइड्रोजन के पास बात करें तो हाइड्रोजन के पास पहले से 1 था और एक कार्बन वाला, तो हाइड्रोजन के पास कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और कार्बन भी स्टेबल हो गया, और इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मूल रूप से नॉन मेटल के बीच में होता है। नॉन मेटल के बीच में इसलिए होता है, जरा समझ लो कि यदि मेटल मेटल के बीच में बात करें, मेटल मेटल के बीच, जैसे सोडियम के ही बार बार ले लेते हैं, सोडियम एक अच्छा उदाहरण है। सोडियम के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, अब यदि यह शेयर भी कर लेता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होगा, समझे। या कोई और एलिमेंट, जैसे तुम लोग समझ सकते हो आयरन का 26, तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 2 8 10 10 और 16, तो ये 14 हो गया। ये 2 बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 2। आप थ्योरम के बारे में बात कर लो। अब यदि थ्योरम के साथ हम कोई रिएक्शन करवाएं, एक्चुअली यह बहुत ज्यादा रिएक्टिव है नहीं, लेकिन हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसके बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मेटल है। यदि यह दोनों आपस में शेयर भी करे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 ही होगा। यानी कभी भी मेटल मेटल के बीच रिएक्शन वो भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो नॉन मेटल के बीच में। जैसे देख लो क्लोरीन क्लोरीन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है बाहरी शेल में 7। अब इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। देखो इसके पास 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया, तो शेयरिंग वहीं पे किया जाता है जहां पे शेयर करने के बाद वह ऑक्टेट को पूरा कर देता है।
तो कहाँ पे शेयरिंग पॉसिबल हो रहा है? तो नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन मेटल मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग नहीं कर सकते। और जहां पे मेटल और नॉन मेटल की बात होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, कभी भी वहां पे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देख लिए कि जो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड है वह मूल रूप से मेटल नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करता है, और जो तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड है वह मूल रूप से तुम्हारा नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करता है। तो यह तुम्हारा रहा कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। यह जो तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, CH4। यहाँ पे देख लो क्या है, कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करके, टोटल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 4 है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट के बीच में बात कर रहे हैं तो वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। और शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है सिंगल हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह क्या कहलाता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अब यह तो कंपाउंड के लिए था, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के लिए। तो मॉलिक्यूल के लिए हो सकता है Cl2 H2, दोनों को देखो। H2 के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यह आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं एक एक और बना देते हैं क्या, H2। यदि बात करें क्लोरीन का तो अभी ही बताएं Cl2। क्लोरीन का बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। अब क्या किया है, अभी बना दिया है इस प्रकार से Cl2। तो यह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके डिफाइन कर देते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? थोड़ा सा बैटरी कम गया है, इसके चलते हमको दोबारा इसको देखना पड़ रहा है। देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बाय by by sharing of one pair of one electrons between non-metals is known as single covalent bond। इसका एग्जांपल है, इसको नोट कर लो पॉज करके। सेकेंड हम लोग देखेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके, जो नॉन मेटल है, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वह क्या होंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं O2, जैसे O2 का देख लो, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8, इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा और 8 ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। अब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या हो जाएगा, 2 और 6, यानी बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना,
6। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 6। अब क्या है? 6, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो पहले से 6 था और 2 इसके पास और गया तो 8। पहले से 6 था, 2 इसका वाला इसके पास आया तो 8। और इस प्रकार से फॉर्मेशन हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। तो यह डबल बॉन्ड का उदाहरण है, समझे? अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख रहा थी, नोट कर लेते हैं, लिख लो। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ 2 electrons between non-metals is known as डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।